थोड़ी सी अपेक्षाएं आप लोगों से और है। अपेक्षाएं इतनी सी है कि जो होमवर्क, जैसे आज 190 से 199 के बीच में हमने यात्रा की, उस पर यदि एक पेज में नोट्स बनाने की कोशिश करें और मगअप कर लें आप, है ना, कोशिश करेंगे। उस पर भी माइंड मैपिंग कैसे होगी वो आगे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा अभी बाकी आपके लिए टेस्ट पेपर वगैरह ये तैयार होने में समय लग रहा है, इसलिए कम समय मिल पा रहा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई मिसिज रेखा खंडेलवाल, और पीछे हम यूनियन को पूरा घूम चुके हैं। यूनियन को लेकर हमारी चर्चा हो चुकी है। वहां देखिए आप, कहाँ से चालू हुआ, 53 से चालू हुआ या 52 से? 52 से चालू हुआ, 78 तक चला, फिर 79 से कहाँ तक चला? अच्छा 50, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 78 तक चला, फिर 79 से 122, 122, फिर 123, फिर 124 से 147, एंड 148 से 151। अब 152 से कहाँ तक चलना है रेखा अपने को? 167, 152, 167। अच्छा नहीं, वैसे पूरा ये जो पार्ट है, पार्ट 6 स्टेट को लेकर बातचीत करता है, 6 पार्ट में डिवाइड। एग्जीक्यूटिव तो 167 तक है, और ऐसे ही शायद 212 तक होगा। इसको भी जरा देखेंगे मित्रों। पार्ट जो 6 है हमारा, वो हमारा चलेगा 237 तक, 153 से 152 से 237 तक। 6 पार्ट है इसके। यहाँ एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है, वहां 5 पार्ट थे यूनियन में, है ना, और यहाँ स्टेट में 6 पार्ट हो गए, है ना, 5 और 6। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे भी आपकी बिल्डिंग मेकिंग के लिए जरूरी है। पहला चैप्टर आ गया आपका जनरल, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर, चौथा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। जैसे वहां 123 था, यहाँ 213 हो गया है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर हाई कोर्ट्स आ गया है, और 6th आ गया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ चेंज हो गया। ओवर टू मिसेस रेखा खंडेलवाल टू डिस्कस अबाउट दिस। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर आप नोट्स शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ रेखा, आज मॉर्निंग में शेयर कीजिए। हाँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 6। लेकिन इससे पहले अपन एक बार 148 to 151 पार्ट 5 जो कि कंट्रोलर की बात करता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने लास्ट में यूनियन के बारे में पढ़ा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो उसका एक पार्ट था कि जो इंडिया है उसका एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, हिंदी में बोलते हैं इसे। और ये इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 148 to 151। क्या कहता है? ये कहता है कि इंडिया का, भारत का एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा, महालेखा परीक्षक होगा। किसके द्वारा नियुक्ति किया जाएगा? वो होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट के द्वारा कैसे किया जाएगा? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट उसको शपथ लेनी होगी। और उसकी जो भी उसकी कंडीशंस है, उसकी सेवा है, उसकी शर्तें हैं, वो होंगी जो संसद लॉ बना के डिसाइड करेगी। और जब तक संसद लॉ बना के डिसाइड नहीं करेगी तब तक वो रहेंगी जो डोमिनियन टाइम पे उस टाइम पे रखी गई थी। फिर बात करता है कि उसके बारे में महालेखा परीक्षक का जो वेतन होगा, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उसके सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उसके बराबर दिया जाएगा। और उसके वेतन भत्ते भी सब जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर भारित होंगे। और उसके सेवा काल में उसके दौरान कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं किया जाएगा जो उसके लिए उसके हित में नहीं है, उसके लिए अलाभकारी है। और इसी के साथ था कि उसे सिर्फ उन्हीं कारणों से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जज को हटाया जा सकता है। और एक बार यदि उसको हटा दिया गया तो फिर वो भारत में किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करने के लिए योग्य नहीं होगा। ये है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी के बारे में। फिर इसके क्या क्या ड्यूटीज होंगे, क्या पावर होंगी?
तो इसके बारे में बताया गया था कि वो उन सभी पावर्स को यूज लेगा जो कि पार्लियामेंट है वो विधि द्वारा उनके लिए डिसाइड करेगी, और यदि संसद कोई नहीं बनाई तो वो ही होंगी जो कि और जो उनकी ड्यूटीज होंगी वो दो रूप में होंगी, एक तो होंगी अकाउंटेंट के रूप में और दूसरी होंगी ऑडिटर के रूप में। अकाउंटेंट के रूप में जो ड्यूटी होगी वो भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो संचित निधि है, उससे जो निकाले जाने वाली जो भी फंड है, जो भी रकम है, उसमें किस तरह से नियंत्रण रखना है उससे रिलेटेड होगी। और दूसरी जो ऑडिटर के रूप में होगी वो यूनियन और जो स्टेट के बीच में जो खर्चे होते हैं, जो उनका जो हिसाब होता है, जो लेखी जोखी होते हैं, उस पे जो ऑडिट करना है उस रूप में होगी। तो एक तो अकाउंटेंट के रूप में होगी और एक ऑडिटर जनरल के रूप में होगी। और वह इन जो स्टेट और जो यूनियन के बीच के जो अकाउंट्स हैं उनको जिस प्रारूप में रखेगा उसको बोला जाएगा ऑडिट रिपोर्ट, संपरीक्षा प्रतिवेदन। और इस संपरीक्षा प्रतिवेदन को उसको प्रेसिडेंट के सम्मुख रखना होगा, और जहां प्रेसिडेंट के सम्मुख रखना होगा जो कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, जो प्रेसिडेंट रखवाएगा। इसी के साथ यदि किसी राज्य से संबंधित कुछ लेखे जोखे हैं, कुछ अकाउंट्स वगैरह है, उसकी जो रिपोर्ट है वो राज्य की जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसके समक्ष रखी जाएगी, और वो उनकी राज्य की जो लेजिस्लेटिव है, जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, उसके समक्ष रखवाएगा। तो ये है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज और उसकी पावर, और साथ में उसका जो भी अपॉइंटमेंट है, उसकी जो भी सेवा शर्तें हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 6। जैसा कि अपने सर ने बताया कि इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज अपन बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की, पार्ट 6। इसमें एक पार्ट फर्स्ट जो जनरल के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 152 एक डेफिनेशन क्लॉज बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि in this part, unless the context otherwise requires, the expression state does not include the state of Jammu and Kashmir. अब यहाँ ये बताया गया है कि ऐसे भी जम्मू कश्मीर स्टेट रहा नहीं है, यूनियन टेरिटरी हो गया है, और अब आगे इसमें अभी तक तो कुछ अमेंडमेंट हुए नहीं, अब देखें क्या होंगे। तो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर जब तक कुछ कोई भी संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य नहीं आता। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, द एग्जीक्यूटिव, द गवर्न एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव है, ये किस किस से मिलकर बनी है? तो ये एग्जीक्यूटिव को अपन देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव है, ये है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो आज अपन एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट ऑफ जनरल, ये सब मिलकर तो एक एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, राज्य की जो कार्यपालिका है। अब अपन कौन कौन से इसमें आर्टिकल से ये अपन देखते हैं। आर्टिकल 153 बात करता है गवर्नर्स ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल के बारे में। आर्टिकल 154 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 155 डील्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, राज्यपाल की जो भी नियुक्ति जैसे भी होनी है। आर्टिकल 160 डील्स अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 157 डील्स अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। Article 158 deals about the conditions of governor's office. Article 159 oath or affirmation by the governor. And Article 60 discharge of the functions of the governor in certain contingencies. Article 161 power of the governor to grant pardons and others. Article 162 powers of governor to grant pardons और एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। फिर आ जाती है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो गवर्नर की बात हो गई। फिर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आर्टिकल है 163 एंड 164, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। 164 डील्स अबाउट द अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। देन वी कम टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, और उसके लिए जो आर्टिकल है 165। और देन वी कम टू conduct of government business, article 166 and article 167 है duties of chief minister and as respects the furnishing of information of government। तो इस तरीके से आर्टिकल 153 to 167 मिला के एक एग्जीक्यूटिव बनाते हैं किसकी, स्टेट की। अब अपने सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हु इज ए गवर्नर। अपन ने अभी गवर्नर की बात की, तो यहाँ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि हु इज ए गवर्नर। आफ्टर ऑल गवर्नर है कौन, राज्यपाल है कौन, हिंदी में राज्यपाल। Then how is a government appointed, कैसे अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नर को।
व्हाट इज द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफिस, उसके लिए कौन सी टर्म्स है उसके पद के लिए जो, देन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम ए गवर्नर, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यताएं हैं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हिज ऑफिस, उसके पद के लिए कौन सी कंडीशंस है, एंड व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ गवर्नर। इन सभी क्वेश्चंस को सारे आंसर्स ये आपको मिलेंगे आर्टिकल 153 टू 167 के बीच में। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल, अब अपन बात करते हैं हु इज गवर्नर। से पहले बात करते हैं द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज मेड अप ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसा कि अपन ने भी बात की थी, गवर्नर एज प्रेसिडेंट हेड्स द स्टेट गवर्नमेंट and article 153 to 161 in the Indian constitution deal with the provisions related to the state government of the country। तो who is the governor, who is a governor, इसके बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 153। 153 कह रहा है गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड एट द सेम टाइम ही इज द एजेंट ऑफ द सेंटर एज द यूनियन गवर्नमेंट nominates the governor in each state। However, one person can be appointed governor for 2 or more states। यही बात कर रहा है आर्टिकल 153 का प्रोविजन। मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में अपन ने पढ़ा था यूनियन में कि प्रेसिडेंट था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था और एक, लेकिन वो नॉमिनेट था, और इसी तरीके से जो गवर्नर है वो स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हेड है और एग्जीक्यूटिव हेड भी माना जाता है, और लेकिन वो जिस तरह से प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड था उसी तरीके से गवर्नर भी यहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। फिर यहाँ बात करते हैं साथ ही इज द एजेंट ऑफ द सेंटर, वो यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके एजेंट के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे जो अपॉइंटेड होता है कि क्यों वो एक एजेंट के तौर पे है, क्यों उसको एजेंट माना गया है। देन और एक ही यहाँ पे एक प्रोविजो दिया गया है आर्टिकल 153 का प्रोविजो ये कहता है कि एक जो गवर्नर है वो एक से अधिक स्टेट के लिए भी हो सकता है। तो ये बात कर रहा है आर्टिकल 153। देन वी कम टू आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो आर्टिकल 154 डील्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। He shall exercise the executive power either directly or through office subordinate to him। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य की वो किस में निहित है, वो गवर्नर में। जैसे अपन ने यूनियन में पढ़ा था वहां प्रेसिडेंट में थी, उसी तरीके से यहाँ पर गवर्नर में है। वो he shall exercise the executive power, या तो वो डायरेक्टली सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो भी कार्यपालिका शक्ति है उसको यूज लेगा, और थ्रू ऑफिस सबऑर्डिनेट टू हिम, या फिर जो उसके सबऑर्डिनेट जो अधिकारी है जो भी उसके अंडर में है उनके द्वारा वो उससे यूज लेगा। अब यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट जो ऑफिस है उसका क्या मतलब है, जो कौन है उसके सबऑर्डिनेट, तो इसके बारे में केस है, केस लो एम्पर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी और इंडिया रिपोर्ट 1942 प्रीवी काउंसिल 102। इसमें बताया गया है द एक्सप्रेशन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इंक्लूड ए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो मिनिस्टर है वो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे। तो इस तरह से वो डायरेक्टली सेल्फ या फिर जो भी मिनिस्टर वगैरह है उनके द्वारा एग्जीक्यूटिव पावर को यूज ले सकता है। देन वी कम टू नेक्स्ट, हाउ इज ए गवर्नर अपॉइंटेड। गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जा सकता है, उसकी नियुक्ति कैसे हो सकती है। जैसे अपने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि वहां पर्टिकुलर एक इलेक्टोरल बोर्ड होता था और एक प्रोसीजर था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन कंपैरेटिव स्टडी इसलिए कर रहे हैं जिससे अपन कंपैरिजन करते हुए लर्न भी हो जाए, और इसके जो अपन आर्टिकल्स लिख रहे हैं यदि अपन वहां आर्टिकल्स देखेंगे तो भी वो अकॉर्डिंग टू दैट ही है। जैसे यहाँ पर है हाउ इज ए गवर्नर अपॉइंटेड, आर्टिकल 155 इसकी बात कर रहा है, तो वहां भी 154 में उसका इलेक्टोरल बोर्ड बताया गया था, वो सॉरी 54 में, और 55 में इसका प्रोसीजर बताया गया। तो यहाँ अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो दोनों बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिक्स हो जाता है। तो हाउ इज ए गवर्नर अपॉइंटेड, द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। जो आर्टिकल 155 है वो बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का प्रेसिडेंट वो अपना गवर्नर को नियुक्त करता है। यहाँ इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है कि वो डायरेक्ट
या इनडायरेक्ट जो भी पहले था वोटिंग प्रक्रिया वगैरह थी, ऐसा नहीं है। यहाँ डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को स्टेट के लिए नियुक्त करेगा। कैसे? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, साइंड और सील के जो भी उसका वारंट है, जो भी उसका लेख है, उसके द्वारा वो उसको नियुक्त करेगा। देखिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। और इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट आता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है तीनों मिला के, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट है वो अपनी काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से कंसल्टेट करके कोई भी काम करता है। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज रेस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। एवरी स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है गवर्नर को नॉमिनेट करने के लिए। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अनलाइक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। जैसा कि अपन ने बात करी थी कि प्रेसिडेंट की तरफ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। द ऑफिस ऑफ ए गवर्नर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नर का जो ऑफिस है, जो पद है, वो किसी भी यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट नहीं है। इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। The government doesn't serve the union government and neither is subordinate to it, ना तो उसके subordinate है और ना ही वो उसके लिए सर्विस करती है। The nomination of a governor by the union and his appointment by the president in India it's based on the Canadian model of government। और जो कनाडा का जो है, कनाडा का है, उससे लिया गया है। अभी अपने यहाँ बात की थी कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, वो इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में एक केस लॉ भी है, इसके बारे में एक केस लॉ है। हरगोविंद वर्सेज रघुकुल, हरगोविंद वर्सेज रघुकुल, सॉरी मैंने शायद इसमें इसको नेम नहीं किया। हरगोविंद वर्सेज रघुकुल, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1979, सुप्रीम कोर्ट 1109। ऑल इंडिया हरगोविंद वर्सेज रघुकुल, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1979, सुप्रीम कोर्ट 1109, जिसमें बताया गया है कि जो गवर्नर है वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है। और इसके साथ इसमें ये भी बताया गया है कि 319 डी का जो भी प्रोविजन है, जो भी प्रतिषेध है, वो उस पर लागू नहीं होगा। 319 है सर्विसेज से रिलेटेड, जिसमें पब्लिक कमीशन, लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, पब्लिक सर्विस आयोग के कमीशन के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो उसके लिए उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं दी, लेकिन यहाँ पर ये इससे भी फ्री है। जो गवर्नर का जो पोस्ट है, गवर्नर का पद है, और इस पर जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके किसी भी सदस्य को राज्यपाल के जो पद है उस पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का जो पद है वो एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और वो केंद्रीय सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं है। जैसा कि अपन ने पहले बात की थी कि ये एक इंडिपेंडेंट है, ना तो वो यूनियन जो गवर्नमेंट है, केंद्रीय जो सरकार है, उसके लिए सर्विस करता है और ना उसके सबऑर्डिनेट है। और कोई भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका कोई भी मेंबर इसके लिए अपॉइंट हो सकता है गवर्नर के ऑफिस के लिए। नेक्स्ट वी कम टू आर्टिकल नंबर 156, व्हाट इज द टर्म ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। आफ्टर ऑल गवर्नर्स का जो ऑफिस है उसके लिए कौन सी टर्म्स है, उसकी क्या, उसके लिए क्या उसकी अवधि है वगैरह जो भी है, तो उसके लिए बात करता है आर्टिकल 156। ये बात करता है कि द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर का जो पद है, जो ऑफिस है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में है। उसकी जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब उसको वो हटा सकता है। प्लेजर का मतलब ये हुआ यहाँ, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सब्जेक्ट टू दिस रूल the tenure of the office of the governor is fixed for 5 years from the date on which he enters upon his office। तो मतलब and president can remove the governor anytime and the grounds upon which he may be removed are not laid down in the constitution। Governor may also get transferred from one state to another by the president। He also can be reappointed। तो यहाँ की बात करता है कि जो गवर्नर का जो पद है, जो राज्यपाल है, उसका जो पद है, वो जब तक प्रेसिडेंट चाहे
तब तक रहेगा, यदि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको हटा सकता है। और इसी सब्जेक्ट के रहते हुए जनरली उसका 5 इयर्स की उसकी अवधि बताई गई है, लेकिन इस पीरियड के अंदर यदि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको हटा सकता है। ये प्रेसिडेंट की प्लेजर, इसलिए इसको प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या प्रसाद पर्यान का पद ये भी बोलते हैं। और चाहे तो उसके लिए क्या ग्राउंड है, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि कौन से ग्राउंड पे किस आधार पर उसको हटाया गया है राज्यपाल को। साथ में वो यहाँ पे प्रेसिडेंट चाहे तो उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर भी कर सकता है और उसको रिअपॉइंट भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट की एक पावर कह सकते हैं अपन यहाँ पे। फिर यहाँ बात करते हैं द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। और एक तो प्रेसिडेंट हटा सकता है उसको, उसकी जो भी ऑफिस है उससे जो, और उसके लिए पर्टिकुलर क्या ग्राउंड है वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं दिए गए हैं। और जर्नलिस्ट को उसके रूल में रहते हुए 5 इयर्स का उसका टर्म बताया गया है। साथ ही एक जो गवर्नर खुद है वो भी अपना जो प्रेसिडेंट है उसको अपने साइन करते हुए लिखित प्रारूप में अपना रिजाइन दे सकता है, अपना त्याग पत्र दे सकता है। और इसके साथ यहाँ प्रोविजन दिया गया है द गवर्नर शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब तक उसके पद पर उसका सक्सेसर, उसको संभालने वाला, उसका उत्तराधिकारी जो भी आगे है वो नहीं आता, तब तक उसे अपने जो गवर्नर का पद है उस पर बना रहना होगा। ऑन प्रेसिडेंट्स डिस्क्रेशन द चीफ जस्टिस, और एक ऑन प्रेसिडेंट्स डिस्क्रेशन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट of the concerned state can also be appointed as the governor on a temporary basis when and how the president thinks fit। तो एग्जाम्पल जैसे ऑन द गवर्नर्स डेथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर। जैसा कि अपन ने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं रहता, उसकी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट और वो नहीं होगा तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो होगा। उसी तरीके से जो यहाँ पर है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो होगा। उसी तरीके से यहाँ पर है कि गवर्नर, जब गवर्नर का पद मान लो गवर्नर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो यदि प्रेसिडेंट ठीक समझता है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो चीफ, वहां तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, यहाँ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को वहां पे अपॉइंट किया जा सकता है टेम्परेरी बेस के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए। और लेकिन पद पे कोई ना कोई जरूर रहेगा, वो खाली नहीं रह सकता है। जैसे रिजाइन दे दिया हो उसने बीच में तो फिर वहां पे वो जो टेम्परेरी, तो उस सिचुएशन में भी वो जो प्रेसिडेंट ठीक समझती है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर सकती है। इसी तरीके से इसके अब यहाँ पे बात आती है कि क्या प्रेसिडेंट का पावर, फिर यहाँ तो मनवाने वाली शक्ति हो गई, प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकता है गवर्नर के लिए। जबकि बताया गया कि गवर्नर का अपना इंडिपेंडेंट है, वो एक साइड तो बात कर रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट पर एक तरफ बात कर रहा है ये कि जो प्रेसिडेंट है उसका जब उसकी इच्छा होगी तब उसको हटा सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, एक केस लॉ आया इन बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 331। अब इस केस में ये रखा गया, इसमें ये था, इस केस का जो आधार था वो ये था कि गवर्नर्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड आर्बिट्रेटली ऑन ग्राउंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हिम एंड डज नॉट एग्री विद इट्स पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी। तो इसमें ये था कि ऐसा नहीं है कि बीपी सिंह का जो केस था उसमें ये बात रखी गई थी कि सरकार इस तरीके से जो केंद्रीय सरकार है उसकी इच्छा का गुलाम हो जाएगा। तो यहाँ यही था कि जो गवर्नर है उसकी जो पदच्युति है उसका जो केंद्र सरकार की इच्छाओं एवं नीतियों का पालन न करने के आधार पर नहीं की जा सकती। अब यहाँ क्या बात रखी गई थी, यहाँ ये बात रखी गई थी कि यहाँ पे वही फुल बेंच थी और उसमें ये रखा गया था कि जो गवर्नर है उसकी जो पदच्युति है, उसका जो पीरियड है, केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती, केवल इस आधार पर उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट या शासक दल की जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज है वो गवर्नर से सहमत नहीं है या उसका विश्वास खो दिया है।
इसमें एक PIL दर्ज हुई थी और इसमें फिर ये बताया गया था कि जो भी प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है, प्लेजर ऑफ जो प्रेसिडेंट है, उसका जो भी डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में एक समीक्षा की जानी चाहिए कि किस बेस पर तो हटाया जा सकता है और किस बेस पे नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ ये कहा गया था, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया था कि जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसका जो ऑफिस है, उसका जो पद है, वो एक प्रमुख संवैधानिक पद है और उसकी पदच्युति उसको मनमाने या दुर्भावना से नहीं की जा सकती। यद्यपि अनुच्छेद ये जो आर्टिकल 156 फर्स्ट बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट का जो प्लेजर है, उसके जो प्रशासन पर्यंत है, उसके पद पर ही वो बना रहेगा और उसे पदच्युति का कारण भी नहीं बताया जाएगा। किंतु जो प्रसाद का सिद्धांत है, वो लोकतांत्रिक संविधान के अधीन उस रूप में लागू नहीं किया जा सकता जिस रीति से और उसे मनमाने या अयुक्तियुक्त रूप से हटाया जा सके। और इसके लिए इस शक्ति का प्रयोग आपवादिक, इसलिए कहा गया कि इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ आपवादिक परिस्थितियों और विधिक अनिवार्य आधारों पर ही किया जाएगा। जो प्रसाद पर्यंत वाला जो शक्ति है प्रेसिडेंट की, उसके लिए एक तो जो भी कंडीशन है वो आपवादिक होनी चाहिए और वो विधिक अनिवार्य आधारों पर भी किया जाएगा। और किसी मामले में अनिवार्य कारण है या नहीं, वह परिस्थितियों पर आधारित होगा। वो पर्टिकुलर जो मामला होगा उसकी परिस्थितियों पर उससे निर्णय लिया जाएगा। और इस तरीके से केंद्रीय सरकार या शासक दल की इच्छाओं या नीतियों के पालन नहीं करने के आधार पर उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। अर्थात और यदि उसका डिसमिस होना यह दिखाता है किसी भी कारणवश कि उसकी जो पदच्युति है वो मनमाने या दुर्भावना से की गई है, तो न्यायालय उस सामग्री को मांग सकता है जिसके आधार पर उसकी पदच्युति का निर्णय लिया गया है, उसको डिसमिस किया गया है। और इस प्रश्न पर पिटिशनर को, जिसने भी PIL लगाई है, उसको न्यायालय में आने का भी कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो सार्वजनिक महत्व के संबंध में दिया गया है और वो राज्यपाल का जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दिया गया है। इस तरीके से ये जो इन BP सिंगल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद है उसको बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिए गए कि जो प्रेसिडेंट है तो वो प्रसाद पर्यंत ही, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वो आपवादिक स्थितियों में करेगा और अनिवार्य विधि आधार पे करेगा। और ऐसी कोई सिचुएशन है वो ये परिस्थितियां निर्धारित करेगी जो उस मामले में होंगी, और ये परिस्थितियों के लिए कोई कारण है या नहीं है, इसकी मांग उच्चतम न्यायालय कर सकता है, उन कारणों को मांग सकता है जिन कारणों के आधार पर उसको डिसमिस किया गया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम ए गवर्नर। तो इसके बारे में है आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 कहता है कि गवर्नर पद के लिए कौन क्वालिफाई है और कौन नहीं। तो गवर्नर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो क्वालिफाइड है वो होना चाहिए, उसके लिए सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 25 इयर्स ओल्ड, और उसकी जो एज है वो 25 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए। तो ये बता रहा है आर्टिकल 157। फिर यहाँ पर दो चीजें और बताई गई है। देयर आर 2 कन्वेंशंस दैट द गवर्नमेंट फॉलो बिफोर नॉमिनेटिंग ए पर्सन एज ए गवर्नर। तो किसी भी पर्सन को गवर्नर के रूप में नॉमिनेट करने के लिए ये 2 कन्वेंशंस, 2 बातें और हैं। एक तो है दैट पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज द गवर्नर हु बिलोंग्स टू द स्टेट। तो जो भी स्टेट है, और एक है he shall be an outsider having no relation with the state he is being appointed to. Then consultation of the chief minister is taken by the president before appointing a governor. So it should also be noted that both the above conventions are not absolute and have been ignored by the union government in many instances. तो जो भी है मेन तो है कि 35 इयर्स होनी चाहिए और इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट से पहले चीफ मिनिस्टर का कंसल्टेशन होना ही चाहिए। और इसी तरीके से कि वो अदर जो भी स्टेट है, he shall be an outsider having no relation with the state he is being appointed. जिस स्टेट से वो गवर्नर के लिए अपॉइंट हो रहा है उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह से बताया गया, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हिज ऑफिस। उसके ऑफिस, उसके पद के लिए जो कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, वो क्या है, तो इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 कह रहा है he cannot be a member of house of people and house of state। ना तो वो हाउस ऑफ पीपल का और ना वो हाउस ऑफ स्टेट का मेंबर होना चाहिए।
If he has been a member of either of the house, he should vacate the seat on his first day as governor in the office. यदि बाई चांस वो किसी का मेंबर है तो जिस दिन से उसने गवर्नर का पद ज्वाइन किया है उसी दिन से वो वैकेट हुआ माना जाएगा, हो जाना चाहिए, वैकेट होना चाहिए इसको। देन he should not hold any office of profit, ना वो उसका लाभ का कोई पद भी उसका नहीं होना चाहिए, जैसे कि अपने प्रेसिडेंट में भी बात की थी ये सब। For his residence, राज्य भवन is provided to him without the payment of rent, और राज्य भवन उसको बिना किसी पेमेंट के उसके लिए यूज के लिए दिया जाएगा। Parliament decides his emoluments, allowances and privileges, और पार्लियामेंट जो भी संसद है और विधि बनाकर उसके जो भी इमोलमेंट्स है, जो भी अलाउंसेज है, जो भी प्रिविलेजेज है, वो सब पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी। और यदि इस तरह से नहीं किया गया है तो वो होगा जो सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल में जो भी प्रिविलेजेज बताए गए हैं, जो भी एमोलमेंट्स बताए गए हैं, उनका वो अधिकारी होगा। देन है when a governor is responsible for 2 or more states, the emoluments and allowances payable to him are shared by the states in such proportion as the president may determine। और यदि जहां अपन बात कर रहे थे कि एक जो गवर्नर है वो दो स्टेट का भी हो सकता है, तो फिर उसके जो भी अलाउंसेस होंगे, जो भी प्रिविलेजेज होंगे, वो जो प्रेसिडेंट है डिटरमाइन करेगा, जो भी उसका प्रोपोर्शन अनुपात निकालेगा, अकॉर्डिंग टू दैट होगा। देन पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश his emoluments and allowances during his term of office, और जो पार्लियामेंट है वो किसी भी तरीके से उसकी जो भी उसको अलाउंस है, जो भी उसके वेतन भत्ते सुख सुविधा वगैरह मिल रही है, उनमें वो डिमिनिश नहीं कर सकती, उसमें कमी नहीं कर सकती। He is given immunity from any criminal proceedings even in respect of his personal acts, जैसा कि उसकी जो प्रिविलेजेज है उसमें बताए गए हैं कि वो पर्टिकुलर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसको भी उसमें इम्यूनिटी दी गई है, और इसी तरीके से उसके पर्सनल एक्ट के लिए भी उसमें इम्यूनिटी दी गई है, उससे उनको उन्मुक्ति दी गई है। ये उसका एक प्रिविलेज है कि विशेष अधिकार है। देन अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द गवर्नर कैन नॉट टेक प्लेस, ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स, दैट टू आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ प्रायर नोटिस। जैसा कि प्रेसिडेंट के मामले में था कि सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग में ही उसके पर्सनल एक्ट के लिए वो भी 2 महीने के नोटिस देने के बाद उस पर प्रोसीडिंग की जा सकती थी। सेम इसके लिए है, गवर्नर के लिए जो भी अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट का है ऐसे उसको नहीं लिया जा सकता। देन वी कम टू आर्टिकल 159। 159 बात करता है ऑथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। जो गवर्नर है उसके बारे में जो ऑथ ली जाएगी वो बात करता है वो किसके द्वारा किसके समक्ष ली जाएगी। तो the governor shall take oath before entering upon his office in the presence of the chief justice of the high court। वहां जो प्रेसिडेंट था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ले रहा था, और यहाँ ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी ओथ लेगा और एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट। जिस स्टेट के लिए उसको गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। और फिर अपन करते हैं, और जबकि प्रेसिडेंट के मामले में अपन ने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो ओथ है वो सेम है जो कि गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट के मामले में अपन ने देखी थी। फिर अपन आते हैं आर्टिकल 160, दैट प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजंस एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए, ऐसी कंटिजेंसी आ जाए, ऐसी आकस्मिकता आ जाए, तो उसमें जो राष्ट्रपति है जो कि इस चैप्टर में नहीं भी दी गई है, वो राज्यपाल की जो भी एक्ट है उसकी करती है, उसके संबंध में कुछ भी बंद कर सकता है जैसा कि वो ठीक समझे। फिर यहाँ पे बात आती है व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे अपन जो इसकी पावर्स है उसको भी पावर्स को जैसे कुछ बातों में कुछ पावर्स जैसे अपन बाता गया है, जैसे जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, और जुडिशियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है और फाइनेंशियल पावर है। तो फाइनेंशियल पावर से यहाँ आज अपन सिर्फ की जुडिशियल पावर लेते हैं जो आर्टिकल 166 में बताया गया है। द फॉलोइंग आर द जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। ही हैज द फॉलोइंग पार्डनिंग पावर्स अगेंस्ट पनिशमेंट, पार्डन, डिप्राइव, रेस्पाइट, remit,
commute. President consults the governor while appointing judges of high court, or in consultation with the state high court, governor makes appointments, postings and promotions of the district judge. In consultation with the state high court and state public service commission, he also appoints persons to the judicial services. तो अपन ने देखा कि यहाँ पे जो जुडिशियल पावर है इसकी जो जुडिशियल पावर है, जैसे प्रेसिडेंट की पावर थी कि प्रेसिडेंट भी जो पर्टिकुलर कोई किसी काम के लिए कोई पनिशमेंट दिया गया है तो उसको पार्डन कर सकता था, क्षमा कर सकता था, उसका प्रविलंबन कर सकता था, उसका विराम परिहार मतलब कम करना, उसको स्थगित करना, उसका जो था उसको बदल देना, जो भी उसको पनिशमेंट मिला उसको बदल देना। उसी तरह की जो पावर्स है वो जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ स्टेट, उसको भी दी गई है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो गवर्नर की जो पावर थी, गवर्नर की प्रेसिडेंट की पावर है वो थोड़ी इसमें वाइडर ज्यादा है। वो जो मृत्यु दंड भी दिया जाता है उसमें भी वो पार्डन दे सकता था, क्षमा दे सकता है, लेकिन जो गवर्नर है उसको इसमें पावर नहीं है। जुडिशियल पावर सिर्फ वो मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकता, उसमें वो पार्डन नहीं दे सकता। तो यहाँ इसकी ये जुडिशियल पावर आती है, इसके बारे में अपन और एक है द प्रेसिडेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पार्डन इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस, व्हाइल द गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ ए डेथ सेंटेंस। और एक है द प्रेसिडेंट कैन पार्डन पनिशमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शियल। द गवर्नर्स हैव नो सच पावर in respect of suspension, remission and commutation of sentences of death. Both have concurrent power. सिर्फ दो है सिमिलर पावर है, लेकिन जहाँ यहाँ कोर्ट मार्शल की पावर भी थी प्रेसिडेंट को, वहां गवर्नर के लिए नहीं है। और एक जो मृत्युदंड जो था उसके लिए प्रेसिडेंट को पावर थी कि वो उसमें पार्डन दे सकता था, वो भी गवर्नर को नहीं है। अदरवाइज वो कंकरेंट पावर रखते हैं, वो दैट बोथ हैव कंकरेंट पावर इनमें। और तो जैसे अपन ने देखा रिमिशन करना, सस्पेंशन करना, और ये उसमें दोनों की सेम पावर है। तो बस आज अपन इतना पढ़ा, जो भी गवर्नर है, कौन तो गवर्नर है, क्या इसका अपॉइंटमेंट है, और क्या इसके टर्म्स ऑफ ऑफिस है, क्या इसके लिए कंडीशंस है, और जो ऑथ वगैरह का प्रोसेस है, और पावर्स। अब अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके सर, इट्स फ्रॉम माय साइड नाउ, ओवर टू यू सर। Sir? Thank you, Rekha. Thank you. Such a wonderfully you put